अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर सईदा नूरीन एंड लास्ट टाइम हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब ये मैं आगे आपको जो है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके बाद फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस जो है ये हम देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो है मैग्नेटिक पोल्स, जैसे कि जो है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेट है उसके इर्द गिर्द यानी जो भी करंट कैरिंग वायर होती है जिसमें करंट फ्लो करती है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। वो फील्ड या ख़ास इलाका या रीजन को जो है हम फील्ड कहते हैं। उसके अंदर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आप पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस वायर की तरफ से कि जिसमें से करंट फ्लो कर रही होगी वो आप फील करेंगे अपनी तरफ। दैट्स वाई हम कहते हैं कि बिजली की तारों के करीब नहीं जाते, क्योंकि जब आप जिस तारों में से करंट फ्लो कर रही हो अगर आप उसके करीब जाएंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो वो आपके ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगा सकती है। सो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब मैग्नेटिक पोल्स ये हैं कि जैसे ये करंट कैरिंग वायर थी, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा एक ज़रा इसकी विड्थ दे के इसको ज़रा इस शक्ल में बना लूँ तो आप ये देखें कि इस मैग्नेट जो एक करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। और उस मैग्नेट के जो हैं वो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल वो होता है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पोल वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो एंटर होती हैं, यानी नॉर्थ से निकलती है, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंड करती हैं। तो ऊपर की तरफ भी और इसी तरह नीचे की तरफ नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंड करती हैं। तो ये डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेट्स हैव द पोल्स। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस में कैसे कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का एक पोल होता है, एक नेगेटिव चार्ज का पोल होता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। लेकिन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज कम इन पेयर। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसमें तो डिपेंड करता है ना कि अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव पोल होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिर्फ नेगेटिव पोल होगा। लेकिन ये उस तरह नहीं है, मैग्नेटिक पोल्स में हमेशा ये दोनों पोल्स मौजूद रहेंगे, चाहे आप अपने मैग्नेट को तोड़ के एक नुक्ते जितना भी कर दें। तो अगर वो एक नुक्ते जितना मैग्नेट भी होगा फिर भी उसके ये दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो आप इसे जितना मर्जी छोटा करते जाएंगे इसकी ये मोनोपोल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मोनोपोल का मतलब होता है सिंगल पोल, एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप खाली नॉर्थ पोल नहीं ले सकते या खाली साउथ पोल नहीं ले सकते। आपका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन पेयर। सो इफ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ यू डोंट गेट अ सिंगल आइसोलेटेड पोल बट इंस्टेड टू न्यू मैग्नेट्स ईच विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। कि अगर आप मैग्नेट को कट करके हाफ भी कर देंगे तो फिर भी ये नहीं होगा कि आप नॉर्थ पोल को अलग कर लें। अगर आप इसको सेंटर से काट लें इस मैग्नेट को तो ये नहीं होगा कि आप नॉर्थ पोल को अलग कर लें और साउथ को अलग कर लेंगे। आपके पास एक नया मैग्नेट बन जाएगा और जितना छोटा करते जाएंगे एक नया मैग्नेट एक नॉर्थ और साउथ पोल के साथ बनता जाएगा। तो जितना छोटा करते जाएंगे उतने नए मैग्नेट्स बनते जाएंगे और हर मैग्नेट के दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोल्स की बात थी। उसके बाद आई थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इसको आप रिप्रेजेंट, जो लाइंस अब आपको नजर आ रही है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल और एंड करती हैं साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड, मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल फॉर्मिंग कंटिन्यूस लूप्स। ये आपको नजर आ रहे हैं कि लगातार लूप्स जो हैं वो इस तरह के ढेर सारे आप जो है ना वो लूप्स कंटिन्यूस बना सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे से भी। ठीक है, सो दीज लाइन्स डिपिक्ट द डायरेक्शन अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड टेक इफ प्लेस्ड इन द फील्ड। द डेंसिटी ऑफ दीज लाइन्स इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेयर द लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वेयर दे आर फार्दर अपार्ट द फील्ड इज वीकर। इसका मतलब ये है कि जितनी तंग लाइंस होंगी और जहाँ जहाँ लाइंस आपको बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही होंगी वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। और जिस मैग्नेट की बहुत ज़्यादा तंग लाइंस होंगी हम कहेंगे कि एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली आप मेजर करते हैं टेस्ला में, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की या मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेस्ला होती है।
ठीक है। तो ये जो टेस्ला यूनिट है इसके अंदर अगर आप, ये ऐसा यूनिट है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ते हैं ना तो आप उसको मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरोहेड साइन का मतलब है कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी आपने कहा है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो टेस्ला होती है। और ये जो टेस्ला है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है और एक मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला है, तो दोनों में से जाहिर सी बात है जो 100 टेस्ला वाला मैग्नेट है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा क्लोजर होंगी, हम कहेंगे वो बड़ा मैग्नेट होगा एज़ कम्पेयर टू द 10 टेस्ला वाला, वो उसके मुकाबले में छोटा मैग्नेट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी कहते हैं कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो बताती हैं कि आपका मैग्नेट कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि एक मैग्नेट में आप देखेंगे कि जो सेंटर में लाइंस हैं वो आपके पास अगर कम है और साइड्स पे ज़्यादा हैं, तो वो जो डायरेक्शन है वो जो जहाँ पे जिस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम एग्जिस्ट करती होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात थी कि जहाँ वो ज़्यादा होंगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, और जहाँ वो दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ force perpendicular to both its velocity and the magnetic field lines. This force is known as Lorentz force and can cause the particle to change direction without changing speed. अब ये जो लॉरेंट्स फोर्स की इन्होंने बात की है, बेसिकली लॉरेंट्स फोर्स को है तो ये भी एक फोर्स ही, और ये कौन सी फोर्स है, ये टोटल सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप एफ ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को आप एफ बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ऊपर एरोहेड आप डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द लॉरेंट्स फोर्स, ये फार्मूला होता है लॉरेंट्स फोर्स का। तो लॉरेंट्स फोर्स जो है बेसिकली वो सम है आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर आप मज़ीद खोल के लिखना चाहते हैं तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाती है। और जो मैग्नेटिक जो फोर्स है आपके पास, अगर उसको हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर स्टडी करें तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय वी क्रॉस बी के बराबर होगा। वी क्रॉस बी जो है बेसिकली वो क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज पार्टिकल जब आप किसी जगह पे उसको मूव करेंगे, जैसे अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ अगर आप कोई चार्ज एंटर करवा देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है माइनस चार्ज के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव कर रहा है या कोई भी चार्ज, पॉजिट्रॉन भी कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, जो भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब वो जो मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, साथ ही साथ चूंकि ये करंट कैरिंग वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ना, आपने देखा कि ये वायर थी जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थी, तो फिर उसकी वजह से करंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो करंट की वजह से होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है जो उस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द बन गई है, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे दोनों तरह की फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ड्यू टू द करंट, जो फ्लो ऑफ करंट की वजह से, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस वायर के इर्द गिर्द फ्लो ऑफ करंट की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो आपने देख लिया ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की तो वही डायरेक्शन होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी जिस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादातर जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ना। अगर जहाँ कहीं पे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना आपकी बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर एक आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बताइए। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह होगी, इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में आएगी। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट आपने किया है, हुई है उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट की वजह से, उसकी और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, अगर आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यानी चार्ज पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी
और साथ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई हुई है, इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो उसके जो यूनिट वेक्टर है, यानी तीसरा जो एंगल होगा, तीसरी डायरेक्शन, यानी एक्स वाई के बाद जो जी डायरेक्शन होगी, थर्ड जो डायरेक्शन होगी, उसमें जो है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने यही आपको बताया तो कि जो मैग्नेटिक एक्सपीरियंस फोर्स परपेंडिकुलर, कैसी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी किसकी, टू बोथ इट्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स के और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, यानी v के वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस b के, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसको कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होगी वो। तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऊपर जो है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी इन दोनों के 90 डिग्री पे, ठीक है। और जब ये दोनों फोर्सेस मौजूद होंगी तो फिर आपके पास टोटल जो फोर्स आ जाएगी वो लॉरेंट्ज फोर्स होगी, जो कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स की होगी, ठीक है। तो ये आपने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हमने देख लिया। और ये मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की बता दी कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके मैग्नेटिक पोल्स हमेशा डुअल होते हैं, दो पोल्स होते हैं, मोनोपोल नहीं हो सकता। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देख ली, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। फिर उसकी स्ट्रेंथ हमने स्टडी की कि जिनमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्लोज होती हैं, इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जिस जगह पे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो वीकर होती है। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा होंगी वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेंगी और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके बाद फिर हमने लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट देख लिया कि वो जो फोर्स होती है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है, और उन दोनों का जो सम होता है वो आपको टोटल फोर्स विच इज़ द लॉरेंट्ज फोर्स, ये साइंटिस्ट के नाम से है, वो उसको हम इन दोनों के सम को जो है वो लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो ये तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड और उसके बारे में सारी बातें थी। अब नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द जो आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस टाइप ऑफ द ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है विच इज क्रिएटेड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी आप अगर किसी चीज़ को मैग्नेट बनाते, फॉर एग्जाम्पल आयरन है आपके पास, ठीक है ना, जैसे आपके घरों में इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, आयरन के कितने इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, जूसर, ग्राइंडर, अगर कोई आयरन की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, टोस्टर है या केटल है। अब वो जब तक आप उसमें से वो तब तक उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती जब तक कि उसमें से करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है ना। जैसे ही उसमें से करंट फ्लो करेगी आप उसके इर्द गिर्द जो है ना एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देंगी। वो अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही होगी, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको फील हो रही होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक टेम्पररी मैग्नेट, और जैसे ही आप बिजली का स्विच निकाल देंगे उसमें से तो वो वापस अपनी पिछली स्टेट में आ जाएगी, उसमें से कोई जो है ना जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो वो एक मैग्नेट भी नहीं बनेगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो मैग्नेट तब बनती हैं जब उनमें से करंट फ्लो कर रही हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसलिए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें से जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक वो एक मैग्नेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो बिजली की वजह से होती है तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं ना। राइट हैंड रूल आपको ये कहता है दाएं हाथ का रूल इसको कहते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है इज गवर्नड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किसी भी जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, इधर मैग्नेटिक के साथ फील्ड आना चाहिए, तो जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस करंट के फ्लो करने की वजह से कंडक्टर में से होती है। और ये करंट, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये करंट जो है ये तार है जो उसने अपने राइट हैंड से पकड़ी हुई है। तो उसने क्या कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से, ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है दिस इज़ अ करंट कैरिंग वायर, और अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर को, तार को अपने दाएं हाथ से पकड़ूं इस तरीके से, तो जो मेरी ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं 4, ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मेरा थंब है सीधा ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से ग्रैस्प करने का मतलब होता है पकड़ेंगे, ठीक है। ग्रैस्प करना क्या है, उसको पकड़ना तार को विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करेगा, और वो जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये जो 4 ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको बताई है, दिस इज़ नोन एज राइट हैंड रूल, ठीक है, कि थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट में, और जो आपकी 4 उंगलियां हैं कर्ल्ड फिंगर्स वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वो सर्कुलर डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में होती है, करंट हमेशा थंब के लॉन्ग है तो इसलिए वो सीधी होती है। तो करंट की डायरेक्शन जो इरेक्ट है, सीधी है,
जो कि करंट की डायरेक्शन, जबकि जो 4 उंगलियां हैं वो कर्ल है ना, तो वो सर्कुलर डायरेक्शन को शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसमें हमने जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने स्टडी किया। और ये उन्होंने लास्ट पॉइंट है कि विद पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो कर्ल फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये हमने सारी मैग्नेटिक के व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे होती है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और साथ हमने राइट हैंड रूल देख लिया कि अगर तार को आप राइट हैंड से पकड़ें तो थंब की डायरेक्शन जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और 4 उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि सर्कुलर डायरेक्शन होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसकी एक एप्लीकेशन है ना, कि कोई भी आयरन की चीज़ या सिल्वर की चीज़, ये कोई भी मेटल की जो चीज़ होती है, अगर आप उसको बिजली से लगाएंगे तो उसके अंदर एक, वो थोड़ी देर के लिए एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप आफ्टर सम टाइम जब आप बिजली हटा देंगे तो वो वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है, फिर वो एक मैग्नेट नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होता है कि जब तक बिजली उसमें से गुजारें, लेकिन उसके लिए मेटल होना ज़रूरी है ना, बिजली गुजारने से वो एक मैग्नेट बन जाएगा, और बिजली हटाएंगे तो वो दोबारा वापस से पहली जैसा हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा। तो ये सारी बातें जो है हमने मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ ली। अब जो लास्ट टॉपिक है आपके इस जो सिलेबस का नेचुरल साइंसेज में, जो कि फ़िज़िक्स से जितना सिलेबस रेलेवेंट था, वो है नैनो साइंस। अब नैनो साइंस आजकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हो गया है आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में। नैनो साइंस इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड उसको कहते हैं जिस फील्ड का ताल्लुक दूसरी फील्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है। ये ऐसी साइंस की फील्ड है जिसका ताल्लुक दूसरी फील्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक है। दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मैटर एट नैनो स्केल। अच्छा, अब नैनो स्केल का क्या मतलब है? नैनो का मतलब होता है, ये याद रखें, नैनो साइंस होती ही नैनो स्केल के ऊपर है, और नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल प्रीफिक्स होती है नैनो, और ये नैनो स्केल के ऊपर यानी बहुत स्मॉल वैल्यू के ऊपर जाके, जब जैसे मैंने आपको कहा कि एक मैटर है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो जब हम नैनो स्केल के ऊपर जाके चीज़ों को देखते हैं, बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर जाके, तो वहाँ पे आपको मटीरियल्स को स्टडी करते हैं, तो ये हमें ज़्यादा उस मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है। इसकी टिपिकली रेंज होती है 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स की स्टडी हम करते हैं मटेरियल्स की। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसमें कौन कौन से फिनोमेना हो सकते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, हम उन नैनो मटेरियल्स को स्टडी करते हैं। नैनो मटेरियल्स का मतलब जिनकी जो बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर जो मटेरियल्स एग्जिस्ट, हम मटेरियल्स साइंस को स्टडी करते हैं ना, कि मटेरियल्स की स्टडी एट नैनो स्केल, 10⁻⁹ के स्केल पे, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक्स टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल मटेरियल्स एंड डिवाइसेस एट दिस स्केल, यानी इस नैनो स्केल के ऊपर हम कैसे उन मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, उनको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे मटेरियल्स को अपने को, तो ये जो है, और उन डिवाइसेस उससे कैसे बनाएंगे, कैसे उन मटेरियल्स की मदद से आप डिवाइसेस बना सकते हैं, ये सारा नैनो साइंस में आ जाता है। सो नैनो साइंस स्पैन्स वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग फिजिक्स में भी यूज़ होती है नैनो साइंस, केमिस्ट्री में यूज़ होती है, बायोलॉजी में यूज़ होती है, मटीरियल साइंस में यूज़ होती है। मटीरियल साइंस जो है वो साइंस ऑफ मटीरियल्स होती है। ठीक है, फिजिक्स तो आपको मैंने बताया था कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती है ना, जिसमें आप स्केल्स की स्टडी करते हैं, मेजरमेंट एनर्जी की, मैटर एनर्जी और उनके आपस के रिलेशन, और डिफरेंट स्केल्स जिनसे आप उन मैटर को और उसके डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है वो इक्विपमेंट्स की साइंस है बेसिकली, उसमें आपको केमिकल रिएक्शंस की, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिक्स में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी तो है ही साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो जाएं या एनिमल्स हो जाएं। तो इन सब के साथ जो है आपकी नैनो साइंस डील करती है। मटीरियल साइंस क्या है? मटीरियल साइंस वो होती है कि जो स्टडी ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है, चाहे अब वो फिजिक्स के मटीरियल्स हो जाएं, चाहे वो केमिस्ट्री के मटीरियल्स हो जाएं, चाहे वो बायोलॉजी के मटीरियल्स हो जाएं, जो भी मटीरियल्स आप लेंगे उसको आप नैनो
नैनो स्केल के ऊपर स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो साइंस। और इंजीनियरिंग में ये इस्तेमाल होती है क्योंकि आपने जो भी मटेरियल इस्तेमाल करना होता है उसकी फिर आपने या तो बायो इंजीनियरिंग करनी होती है, या उसकी केमिकल इंजीनियरिंग करनी होती है, या फिजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, या केमिकल रिएक्शन करा के उसकी हम जो है ना कोई नया मटेरियल बना लेंगे, या अगर हम बायोलॉजिकल उसका कोई इफेक्ट लेके आए, तो ये इंजीनियरिंग में इस तरह से इस्तेमाल होती है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग द फील्ड सच एज नैनो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में इस नैनो साइंस का बहुत अहम रोल है, जो टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इसने एडवांस कर दिए, जिसमें कि आ जाता है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास, और नैनो मेडिसिन अब आजकल आ गई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ये नैनो साइंस की एप्लीकेशंस हैं, और इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नैनो साइंस इनकम्पस अ वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट्स एंड एरियाज ऑफ स्टडी, जिनमें नैनो मटेरियल्स आ जाते हैं। अब नैनो मटेरियल्स क्या हैं? मटेरियल्स इंजीनियर्ड एट नैनो स्केल, ऐसे मटेरियल जिनको आपने नैनो स्केल पे बनाया है उनको हम नैनो स्केल, मैंने अभी आपको शुरू में बताया 10⁻⁹ के स्केल को हम नैनो स्केल कहते हैं, वेरी स्मॉल स्केल। तो इस स्मॉल स्केल के ऊपर जब आप मटेरियल्स बनाते हैं तो वो आपके मटेरियल को इंजीनियर करने का मतलब होता है मटेरियल्स को बनाना, ठीक है ना। तो वो इस नैनो स्केल के ऊपर जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। जो मटेरियल्स हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल्स जो आपने खुद से बनाए होते हैं मैन मेड है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स आप बना सकते हैं, और नैनो वायर्स आप बना सकते हैं, विच एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स जो है ना ये 0 डायमेंशन होते हैं। ये नैनो, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अगर नैनो पार्टिकल है एक, तो ये 0D का हो, 0 डायमेंशन, ठीक है। नैनो अगर ट्यूब है, या नैनो रॉड्स हैं, या नैनो वायर्स हैं, वो 1 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। इसी तरह 2 डायमेंशंस भी होती हैं, 3 डायमेंशन भी होते हैं, ठीक है। नैनो स्फीयर्स भी होते हैं, या आपके नैनो प्लेन्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो फिर आपके आगे 2D 3D वाले इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर मटेरियल को बना सकते हैं। पार्टिकल्स की 0 डायमेंशन होती है, ट्यूब्स, वायर्स की, रॉड्स की वो 1 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं एग्जिबिट करने का मतलब है शो करते हैं यूनिक, डिफरेंट, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कोई और मटेरियल जो है ना वो शो नहीं कर सकता, एग्जिबिट नहीं कर सकता, उनको हम वो नैनो मटेरियल्स ही कर सकते हैं, ठीक है। आम मटेरियल्स वो प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकते। क्योंकि उनका साइज़, इन ये जो नैनो मटेरियल है इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो आम मटेरियल का साइज़ इतना स्मॉल नहीं होता। तो इस वजह से नैनो मटेरियल ज़रा डिफरेंट होते हैं और यूनिक होते हैं और यूनिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। उसके बाद जो है इसमें आ जाता है क्वांटम इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें क्वांटम इफेक्ट्स का मतलब है द फिनोमेना दैट अकर्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल सच एज क्वांटम कन्फाइनमेंट, और टनलिंग का इफेक्ट आ जाता है विच बिकम्स सिग्निफिकेंट इन नैनो स्केल सिस्टम। ज़्यादातर जो क्वांटम जो फिज़िक्स है ना वो बड़ी आजकल इंपॉर्टेंट हुई हुई है, और उसकी भी वजह ये है क्योंकि उसमें ये जो नैनो स्केल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्वांटम स्केल के ऊपर, क्वांटम इफेक्ट्स के लिए नैनो स्केल के ऊपर ये सिस्टम जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो क्वांटम इफेक्ट्स को आप उसमें एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं। मैंने शायद आपको शुरू के लेक्चर्स में अगर आपको याद हो तो बताया था कि जो है 19वीं सेंचुरी और उससे पहले जो है वो आपके जो न्यूटन लॉज थे वो बड़े अहम थे, और उनको ओवर 100 ईयर्स जो है वो सही समझा गया था और वैलिड समझा गया था। उसके बाद भी हम अभी भी हम उनको पढ़ते हैं न्यूटन लॉज को, लेकिन फिर उसके बाद जो है 19वीं सेंचुरी के बाद फिर आपके पास जो है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स, या जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और वो आइंस्टाइन ने उसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। प्लांक्स ने, आइंस्टाइन ने उसकी, बेसिकली आइंस्टाइन का ज़्यादा नाम लेते हैं हम, उसने उसकी बुनियाद रखी थी क्वांटम फिजिक्स की, या जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। और वो बेसिकली बात करती थी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स की, क्योंकि उससे पहले जो न्यूटन बात करता था वो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स के, मैक्रोस्कोपिक ऐसे पार्टिकल्स जो आपको नज़र आते थे, जैसे उसने सेब को देखा और वो जो है उससे उसने ग्रेविटी के इफेक्ट को स्टडी किया, तो वो बड़ी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करता था। जब एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स की बात आई, यानी एटॉमिक लेवल में एटम की बात करते हैं, सब एटॉमिक लेवल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो उससे भी छोटे होते हैं। तो फिर हम क्वांटम इफेक्ट्स को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। वहाँ पे आइंस्टाइन की जो इफेक्ट्स हैं और मॉडर्न फिजिक्स है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। इसमें क्वांटम कन्फाइनमेंट आ जाती है। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक जगह पे महदूद रखें, कन्फाइन रखें ना, ठीक है। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट जिसमें आप पार्टिकल्स को, हम कहते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है, और न्यूक्लियस जो है जैसे उसके अंदर प्रोटॉन्स, और जैसे ये एक एटम है ना आपका, ये एक मैं सिंगल एटम बना रही हूँ, इसका ये एक न्यूक्लियस है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता,
ठीक है। तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। अब ये जो प्रोटॉन है ये इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, ये कन्फाइंड है विद इन द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के अंदर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। दिस इज नोन एज क्वांटम कन्फाइनमेंट। आपका पार्टिकल जो है वो कन्फाइंड है विद इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो सकता है, क्योंकि जब साथ कोई दूसरा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्री होके आपको फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। लेकिन ये जो बाकी ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कन्फाइंड है विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये क्वांटम कन्फाइनमेंट होती है। इसी तरह टनलिंग का इफेक्ट वो होता है कि जिसमें टनल बना के जब आपका जो है कोई इतना बड़ा सामने एक बैरियर आ जाए तो चार्ज पार्टिकल अगर उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना, अगर आप सामने एक बहुत बड़ा बैरियर बना दें और आपका चार्ज पार्टिकल इधर मौजूद है जो कि इस बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी उसमें नहीं है और उसने इधर से इधर जाना है चार्ज पार्टिकल ने, ये मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये बातें समझा रही हूँ, ठीक है ना, वरना इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। अब आपने ऊपर से अगर वो नहीं क्रॉस करके जा सकता तो वो क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल बीच में टनल बना लेगा। टनल जैसे आप कहते हैं ना आपकी बीच का रास्ता, वो आप बीच का रास्ता बना के वो इधर से टनलिंग करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये सिंपल अल्फाज में टनलिंग का इफेक्ट वो होता है कि चार्ज पार्टिकल जब को बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए अगर एक बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और वो चाहता है कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे अब इलेक्ट्रॉन ने फ्री होना है, तो अगर उसको एक बहुत बड़ी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए ना इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता है। लेकिन अगर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान में अगर बहुत ज़्यादा फासला है और वो बैरियर बहुत बड़ा है, रुकावट बहुत बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन को फिर फ्री कराने के लिए एक बीच का रास्ता बनाएंगे, इसको टनल कहते हैं। जैसे आपके इधर जो बड़े बड़े पुल होते हैं ना, तो उन ब्रिजेस होते हैं उनके नीचे टनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो टनलिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा रास्ता दे रहा होता है ताकि अगर वो इतनी एनर्जी नहीं रखता कि वो उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाए तो वो बीच में टनलिंग करके चला जाएगा। सो ये जो इफेक्ट्स हमने क्वांटम इफेक्ट्स के पढ़े हैं, क्वांटम कन्फाइनमेंट का और ये टनलिंग का इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है नैनो स्केल सिस्टम पे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, हम बात ही कर रहे हैं छोटे पार्टिकल्स की ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो वहाँ पे ये क्वांटम इफेक्ट्स जो हैं नैनो स्केल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा, यानी 10⁻⁹ के स्केल पे ये बहुत ज़्यादा क्वांटम इफेक्ट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, इनके एप्लीकेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आई थी सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली का मतलब है द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स एंड नैनो पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स। सेल्फ असेंबली का मतलब ये है कि आप अपनी खुद से अपनी एक तरतीब बना लें। असेंबली का जैसे आप असेंबली के लिए खड़े होते हैं तो आप अपनी एक तरतीब बना के लाइन वाइज आपस में खड़े होते हैं ना, अब्रप्ट नहीं खड़े हो जाते कि कोई जो जहाँ मर्जी खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। आप एक असेंबली में क्या होता है कि आप एक तरतीब से लाइन वाइज खड़े होते हैं। तो सेल्फ असेंबली का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे मॉलिक्यूल्स और नैनो पार्टिकल्स जो है वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो है ऑर्गेनाइज हो जाएं। अगर वो इधर उधर बिखरे हुए भी थे, अब जैसे ही कौमी तराना शुरू होता है तो आप इधर उधर बिखरे भी होते हैं, तो आप एक जगह कोशिश करते हैं कि एक जगह जो है वो खड़े हो जाएं और सीधा खड़े हो जाएं, इधर उधर मूव ना करें। तो वो सेल्फ जो है ना, आपको सेल्फ असेंबली है आपकी, कि आपको खुद पता है कि ये जब होगा, ये तराना होगा तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे और इधर उधर ही मूव करेंगे और अपने आप को सेल्फ अलाइंड कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में और पैटर्न में। तो इसी तरह पार्टिकल्स जो हैं नैनो स्केल के ऊपर और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को सेल्फ अलाइंड और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स में, पैटर्न्स में। और किसकी वजह से? आप तो तराने की वजह से अपने आप को अलाइंड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे वो किसकी वजह से करते हैं? वो करते हैं थर्मोडायनामिक या काइनेटिक फैक्टर्स की वजह से। अब थर्मोडायनामिक या काइनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि आपने उनको हीट सप्लाई की है ना पार्टिकल्स को, तो जब आप उनको हीट सप्लाई करेंगे पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स अगर पहले कोल्ड, अगर जैसे आइस क्यूब है आपका, आइस क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले फ्रोज़न है, ठीक है ना, जो है फ्रोज़न स्टेट में है। तो उसके बाद जैसे ही आप उसको हीट पे रखेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाएंगे। अब जब वो मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी बॉयल करने से पहले वो स्टैटिक होता है ना, तो उसके बाद जब आप उसको बॉयल करते हैं तो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो जो मोशन होती है ना, रैंडम मोशन, वो मॉलिक्यूल्स की, फिर वो अपने आप को अलाइंड करना शुरू कर देते हैं खास उसमें आके। तो वो हीट करने की वजह से उनकी मोशन, काइनेटिक फैक्टर्स होता है मोशन, काइनेटिक जो एनर्जी मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था एनर्जी ड्यू टू द मोशन। वो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स किसकी वजह से हो रही है? थर्मोडायनामिक मतलब थर्म मतलब हीट, डायनामिक मतलब मोशन, ठीक है। तो थर्म का मतलब होता है हीट, और इस हीट की वजह से जो मोशन इन आती है इन द पार्टिकल्स, वो डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो हीट की वजह से मोशन क्रिएट होती है ना पार्टिकल्स के अंदर, और जिसको हम उसके काइनेटिक, और का मतलब है या, उसको हम उसके काइनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं।
तो इसलिए वो हीट सप्लाई करने से वो पार्टिकल्स अपने आप को या मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेल्फ अलाइंड और सेल्फ असेंबली में ले आते हैं। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी जो है द एप्लीकेशन ऑफ द नैनो साइंस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट डिवाइसेस, सेंसर्स आप बना लेते हैं, कोटिंग्स कर लेते हैं एंड अदर प्रोडक्ट्स विद नोवल फंक्शनैलिटीज़ एंड परफॉर्मेंसेज आप नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। कोटिंग्स कैसे कर सकते हैं आप, जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोटिंग जैसे आप कर सकते हैं किसी भी चीप मटेरियल के ऊपर। अगर आप गोल्ड प्लेटिंग कर ले, कहते हैं ना कि इस पर सोने का पानी चढ़ा, चांदी का पानी चढ़ा, तो आप कोटिंग्स उसकी मदद से कर सकते हैं। सेंसर्स बना लेते हैं, जैसे कहीं पे एकदम से अलार्म हो जाए, अगर धुआं इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे एक सेंसर, हीट सेंसर जो है अगर आपने लगाया हो, फायर सेंसर जहाँ पे लगा हो, या तो वो डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो आप नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। फैब्रिकेट मतलब बनाना, ठीक है ना। तो डिज़ाइन का मतलब है कि उसको एक शक्ल देना। तो इसका फ़ायदा ये होता है नैनो टेक्नोलॉजी का कि आप नैनो साइंस के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके एक ख़ास डिज़ाइन बना के और चीज़ों को फैब्रिकेट कर सकते हैं, डिवाइसेस बना सकते हैं आप सेंसर्स कोटिंग्स में की सूरत में, और दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक आप जिसकी नोवल फंक्शनैलिटीज़, नोवल का मतलब है जदीद और नई, जो उसके काम है और परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आप नैनो टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट उसमें लेके आ सकते हैं, नए नए डिवाइसेस बना सकते हैं, सेंसर्स बना सकते हैं और कोटिंग्स कर सकते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है द इंटरसेक्शन ऑफ द नैनो साइंस एंड बायोलॉजी फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन सच एज ड्रग डिलीवरी के ऊपर, टिश्यू इंजीनियरिंग, बायो सेंसर्स एंड मॉलिकुलर इमेजिंग। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में, यानी या तो आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकते हैं, एनिमल किसी के अंदर, या प्लांट की स्टडी के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इंटरसेक्शन का मतलब है जो आप एक उसका नैनो साइंस की आप कह सकते हैं कि उसकी आप उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजी को नैनो साइंस की मदद से आप कैसे डीपली स्टडी कर सकते हैं, आप उसमें कोई इंजेक्ट कर दे। ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि आप एक पौधे में आपका पौधा जो है वो ख़राब था। ये ज़्यादातर ना फर्टिलाइज़र्स के अंदर हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जब आपने एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपके पौधे जो है फसल सही नहीं हो रही, आप उसमें ख़ास किस्म की जो है उसको जो है ना उसमें ड्रग डिलीवरी करते हैं, कोई ऐसी वो देते हैं फर्टिलाइज़र में एक ऐसी खाद शामिल कर देते हैं उसकी रूट्स में, ताकि उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसे होती है। इसी तरह अगर ह्यूमन उसके अंदर या एनिमल के अंदर आए तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, जो है ना फॉरेनर्स डिफरेंट एनिमल्स पे ड्रग डिलीवरी करके देखते हैं कि उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। टिश्यूज़ की इंजीनियरिंग कैसे होती है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो हर इंसान की जो बॉडी है वो बहुत सारे टिश्यूज़ से और सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो एनिमल बॉडी है, या चाहे प्लांट की भी बॉडी होती है, तो वो जो भी है वो टिश्यूज़ से बनी होती है, ठीक है ना। और उस टिश्यूज़ की जो छोटे हिस्से होते हैं उन्हें सेल्स कहते हैं। तो सेल्स और टिश्यूज़ से की जो इंजीनियरिंग है, बेसिकली टिश्यूज़ की इंजीनियरिंग हम कर लेते हैं, सेल्स की इंजीनियरिंग करना तो बहुत मुश्किल है। तो टिश्यूज़ ज़रा उससे बड़े लेवल के होते हैं, तो उनकी हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायो सेंसर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आपको कि अगर कहीं पे आपको लगे कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो किस पॉइंट पे आके आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, या अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है बॉडी के किसी हिस्से में, तो आप बायो सेंसर्स की मदद से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं पहले ही, ताकि अगर वो जैसे ही आपकी बॉडी में शुरू हो वो ट्यूमर, तो वो बायो सेंसर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर मॉलिक्यूलर इमेजिंग करके, मॉलिक्यूलर इमेजिंग का मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है, शेप क्या है, नज़र आएगा ना आपको। मॉलिक्यूल अगर आपको नज़र आ जाता है तो आप उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। इमेजिंग का मतलब है उसका मॉलिक्यूल आपको नज़र आएगा, तो वो फिर आप देख सकते हैं उसका साइज़, शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी बियोलॉजिकल इफेक्ट को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में था। उसके बाद नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स की जो आप यूज़ करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइसेस के जो अंदर सर्किट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी नैनो स्केल के ऊपर, ठीक है। बहुत ही स्मॉल स्केल जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आ सकता, तो बहुत ही छोटा स्केल होता है। तो उसके ऊपर जाके आप नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूडिंग नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स, अब ट्रांजिस्टर हर इलेक्ट्रॉनिक जो आपका जो भी घर में डिवाइसेस लगे होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल जो है वो लगे होते हैं। मेमोरी डिवाइसेस जैसे आपके कंप्यूटर में है, उसने मेमोरी स्टोरेज करनी है, आपके फ़ोन में है, मोबाइल फ़ोन्स में आप मेमोरी स्टोरेज कराते हैं, तो वो मेमोरी डिवाइसेस के अंदर भी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फंक्शन अपना प्ले करती है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स, अभी ऊपर आपको मैंने क्वांटम जो है ना वो बताया कि कंप्यूटिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करने में ना, जो क्वांटम के ज़रिए से छोटे स्केल के ऊपर आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को।
कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कितने छोटे छोटे कितने हिस्से लगाए हैं, कितने कंपोनेंट्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये नैनो स्केल के ऊपर आप ट्रांजिस्टर्स और मेमोरी डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं फ़ोन के अंदर, और क्वांटम कंप्यूटिंग आप उसकी कर सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स आपने उस अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगाए हैं। तो ये सारी इसकी जो स्टडी है वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। और उसके बाद जो लास्ट बिल्कुल आपका जो टॉपिक है नैनो फोटोनिक्स, द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ द लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, फिजिक्स में फोटो को कहते हैं लाइट। तो नैनो फोटोनिक्स का मतलब है द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ द लाइट एट द नैनो स्केल लेवल के ऊपर। जब आप लाइट की स्टडी करते हैं और उससे होता क्या है कि आप एडवांस कर देते हैं, एनेबलिंग एडवांसेस इन द एरियाज सच एज ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में। ऑप्टिक्स भी अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाई थी, तो उस ऑप्टिक्स के अंदर भी लाइट का ताल्लुक ये था कि आपको वो हेल्प आउट करती है चीज़ों को रिफ्लेक्शन के ज़रिए से चीज़ों को देखने में, ठीक है ना, और उनकी इमेजिंग में। तो आप उसकी ऑप्टिकल कंप्यूटिंग कर सकते हैं, कि कंप्यूटिंग का मतलब है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी जो है एडवांसमेंट्स उस एरियाज़ में हुई हैं, आपको किसी चीज़ को व्यू करने में, एनालाइज करने में, या किसी चीज़ को कंप्यूट करने में कितना आपको, आप उसकी ये ऑप्टिकल कंप्यूटिंग कर सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है उसके अंदर रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में कितना फ़ायदा हुआ आपको, और एट नैनो स्केल। उसके बाद फोटोनिक सर्किट्स आप देख सकते हैं, यानी वो सर्किट्स जो लाइट से ऑपरेट होते हैं। फोटोनिक सर्किट्स होते हैं विच ऑपरेट, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ऐसे सर्किट जो लाइट से ऑपरेट होते हैं आप उनको नैनो फोटोनिक्स में देख सकते हैं, और नैनो स्केल इमेजिंग कर सकते हैं उनकी। नैनो स्केल इमेजिंग का मतलब है कि बहुत ही छोटे स्केल पे आप इमेजिंग कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की भी इमेज दिखा रहे होते हैं जो वैसे हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, तो वो नैनो स्केल इमेजिंग होती है। तो ये सारा मैंने आपको जो लास्ट हमने बात की है नैनो फोटोनिक्स तक, नैनो साइंस की, ये सारी एडवांसमेंट इन द नैनो साइंस जो है ये हमने देखी कि नैनो साइंस होती क्या है, उसकी रेंज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्वांटम इफेक्ट्स हैं, सेल्फ असेंबली है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, और एंड पे हमने देखा कि नैनो फोटोनिक्स। तो ये सारी चीज़ें ये आपने ना सिर्फ शॉर्ट के तौर पे, बल्कि अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है नेचुरल साइंस के, तो फिज़िक्स वाले हिस्से में से, तो फिर आप इसको इस तरह पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको जो हमारा नेक्स्ट मेरा ख्याल है बस बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिए। अब मैंने जस्ट बिल्कुल, अगर आप शुरू में आ जाए ना अपने कोर्स कंटेंट के, तो आपके पास अब आ गए हैं, रह गए हैं प्रैक्टिकल्स। तो अगर हम इसको बिल्कुल अपने कोर्स कंटेंट्स पे आ जाएं, ठीक है, तो अगर हम अपने कोर्स कंटेंट्स पे आ जाते हैं तो कोर्स ये हमने सारे ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस तक हमने सारा कर लिया, बेसिक कंसेप्ट से ये सारे, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए 1 to 10। और उसके बाद अब हमने जो आखिरी लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपको कुछ पास्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, और उससे जो और मैं जो फाइनल आपको असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, जो आपने जितने भी पास्ट पेपर में फिजिक्स से रेलिवेंट जो क्वेश्चन आए होंगे उसकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जो आप ईद के बाद मुझे सबमिट करा सकते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा वो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो ईद से पहले ही हो जाएगा, और उसमें नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ये जो 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, टू फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल और स्फीयर, टू डेमोंस्ट्रेट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और ये 2 ये हैं टू वेरीफाई द ओहम्स लॉ और टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एक ज़रा आइडिया भी हो जाए उन चीज़ों को, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो सारी अभी आपने पढ़ी हैं। देखें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है, ओहम्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, और ये एक्सेलेरेशन के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का भी मैंने आपको बीच में आपने पढ़ा था, ठीक है, थ्रू प्रिज्म। तो ये चारों बातें मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलेबोरेट कर दूंगी, कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये अब हमारा पास इंशाल्लाह ये एक सिंगल लेक्चर रहेगा एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए, और उसके बाद ये सिंगल लेक्चर जो है मैं आपको डिलीवर करने के बाद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट शेयर करूंगी। आप वो असाइनमेंट जो है वो बना के ग्रुप्स की फॉर्म में आप मुझे अपने ग्रुप्स का नाम जो है वो अपने 5-5 या 6-6 लोगों का एक ग्रुप बना के आप मुझे शेयर कर देना इंशाल्लाह। फिर हम उसको, और उसी तरह से एक ग्रुप की एक असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करानी है, वो अपने ग्रुप का पूरी लिस्ट जो है वो आप मुझे सबमिट करा दीजिएगा। तो ईद के बाद आप मुझे अभी तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो जब आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी इन द बिगनिंग ऑफ मार्च, आई थिंक सॉरी इन द बिगनिंग ऑफ अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च तक तो आपको छुट्टियां हैं, तो तब आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। तो ईद के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टीचर से,
ठीक है ना। जो मतलब फिजिक्स के बाद जब आपके जो भी नेक्स्ट टीचर होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, नेचुरल साइंस में या बायोलॉजी के होंगे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो है ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे नेचुरल साइंस के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स का पोर्शन इतना ही था। बस अब एक एक्सपेरिमेंटल आपका रह गया 4 एक्सपेरिमेंट्स का, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा के तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।